टॉपिक है वो है एमिसिस या वॉमिटिंग, जिसे हम उर्दू में कैह या उल्टी भी कहते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमिसिस। तो स्टार्ट लेते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझने से। सबसे पहले जो है हमें जो चीज़ जानना ज़रूरी है वो क्या है कि एक्चुअली वॉमिटिंग या एमिसिस या थ्रोइंग अप है क्या। तो हम इसे डिफ़ाइन अगर करें तो हम इस तरह से एमिसिस को डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है और इसमें जो है फोर्सफुल एक्सपल्जन होती है हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट्स की माउथ के ज़रिए से। आपके मुंह के ज़रिए से आपके जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो डाइजेस्ट होने के बजाय जो है वो बाहर आ जाते हैं वापस। अब ये सब कुछ बॉडी में होता कैसे है? इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स की जो डिटेल्स हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम उन चीज़ों को देखेंगे जो इस वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रही हैं और वो जो उस कंट्रोल सेंटर की तरफ स्टिमुलाई का काम करती हैं। तो जो वॉमिटिंग सेंटर है हमारे ब्रेन में वो लोकेटेड होता है मेड्यूला ऑब्लिगेटा में। ये वॉमिटिंग सेंटर है वो हमारे पास जो है प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लिगेटा में। ये जो येलो डॉट यहाँ पे नज़र आ रहा है ये है हमारे पास वॉमिटिंग सेंटर। इस वॉमिटिंग सेंटर पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो रिसेप्टर्स इस पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर्स। जब भी ये मस्करीनिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो हमारे पास वॉमिटिंग रिफ्लेक्स जो है वो इनिशिएट होता है। अब इस वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए जो है डिफरेंट स्टिमुलाई काम करते हैं। मींस बॉडी के डिफरेंट जगह से जो है स्टिमुलाई आते हैं जो इस वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? जो स्टिमुलाई हैं वॉमिटिंग सेंटर के लिए वो है हमारे पास सबसे पहला जो स्टिमुलाई है वो है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर्स। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सेकंड जो स्टिमुलाई है वो है वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस या वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई। थर्ड वन इज हायर ब्रेन सेंटर या हायर ब्रेन सेंटर के जो फंक्शंस हैं उनकी वजह से या वो भी एज ए स्टिमुलाई एक्ट करते हैं। फोर्थ वन इज गैस्ट्रिक सेल्स। जो हमारे स्टमक के सेल्स हैं उनसे कुछ ऐसी सेक्रेशंस होती हैं जिसकी वजह से जो है हमारा वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। ये तो हो गया हमारे पास जो स्टिमुलाई आते हैं। अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं कि ये किस तरह से वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करते हैं। तो जो पहला है हमारे पास वो है CTZ सेंटर, जिसे हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये भी हमारे पास प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लिगेटा में ही। ये जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है इसका नाम ही इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ये जो कीमो है केमिकल्स जो हैं वो इस सेंटर को एक्टिवेट करते हैं। इसकी लोकेशन जो है हमारे पास मेड्यूला में जो है बिल्कुल वॉमिटिंग सेंटर के पास होती है CTZ की लोकेशन। मेडुला ऑब्लिगेटा में ये लोकेटेड है और ये एक्टिवेट करेगा हमारे वॉमिटिंग सेंटर को। अब जो CTZ सेंटर है उस पे हमारे पास जो है दो तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो पहला रिसेप्टर है वो है हमारे पास 5HT3 रिसेप्टर, सीरोटोनिन रिसेप्टर जिसे हम कहते हैं। और जो दूसरा रिसेप्टर है वो है हमारे पास डोपामिन 2 रिसेप्टर। इन दोनों में से कोई भी एक रिसेप्टर जब भी एक्टिवेट होता है तो वो हमारे पास बदले में एक्टिवेट करता है वॉमिटिंग सेंटर के मस्करीनिक रिसेप्टर्स को और अकर होता है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। CTZ सेंटर की जो एक्टिवेशन है वो इसलिए इजी है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है से बाहर होने की वजह से ये आसानी से डिफरेंट जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं केमिकल्स या जो हमारे पास कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं वो इसको आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे पास वॉमिटिंग रिफ्लेक्स अकर हो सकता है। इसीलिए जो मोस्टली हमारे पास कैंसर ड्रग्स हैं वो जो है वॉमिटिंग कॉज करती हैं।
जैसे ही हमारे पास CTZ सेंटर एक्टिवेट होता है साइटोटॉक्सिक एजेंट्स के थ्रू या कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के थ्रू, तो वो वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से जो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स है वो इनिशिएटेड हो जाता है। जो सेकंड चीज़ है हमारे पास स्टिमुलाई है जो वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है, वो है वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई। वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई जो है वो पोन्स ऑफ द ब्रेन में ब्रेन स्टेम पर लोकेट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई। वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई जो है उसमें भी हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। तो इस पे जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, एक है हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर्स। सेकंड जो रिसेप्टर इस पे प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई पे, वो है हिस्टामिन 1 रिसेप्टर। वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई असल में है क्या, हमारे पास या वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई जो है वो एक्टिवेट होता कैसे है। इसका जो मैकेनिज्म है ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारा इसका जो ताल्लुक है वो कान से है। हमारा जो इनर एयर है, ठीक है, एक्सटर्नल एयर, देन मिडल एयर एंड लास्ट में इनर एयर। अब ये जो हमारे पास इंटरनल एयर है, ये जो इनर एयर है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें जो वेस्टिब्यूल है, ठीक है, वो हमारे पास कंट्रोल करता है मेनली बैलेंस को। और इस वेस्टिब्यूल के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये हमारे पास सिग्नल सेंड करता है वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई को, जो कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, पोन्स ऑफ ब्रेन स्टेम में, ठीक है। अब ये बोनी पार्ट ऑफ द एयर भी है। जैसे ही हमारे पास ये वेस्टिब्यूल जो है इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, ये सिग्नल सेंड करेगा थ्रू वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व के जरिए से। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जो है सिग्नल्स लेके जाती है टुवर्ड्स वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई, जहाँ पे हमारे पास सिग्नल सेंड होते हैं वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई से, जो है वो स्टिमुलेट करेगा CTZ सेंटर को। CTZ सेंटर के एक्टिवेशन के बाद जो है एक्टिवेट होता है हमारे पास वॉमिटिंग सेंटर। जब वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा तो वॉमिटिंग सेंटर की वजह से हमारे पास इनिशिएट होगी या एक्टिवेट होगा हमारे पास वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। ये हो गया हमारे पास सेकंड जो मेन रीज़न है या जो मेन स्टिमुलाई है वॉमिटिंग सेंटर के लिए। थर्ड जो हमारे पास ब्रेन के लिए स्टिमुलाई है वो है हायर ब्रेन फंक्शंस या हायर ब्रेन सेंटर्स। हमारे जो ब्रेन है उसका जो अपर पार्ट है उसे हम कहते हैं सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट भी है ब्रेन का, और ये जो है परफॉर्म करता है हायर फंक्शंस को, जैसे कि टच, विजन, हेयरिंग, स्पीच, रीजनिंग, इमोशंस, लर्निंग, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स। ये सारे जो काम है ये कौन कंट्रोल करे, हमारे सेरिब्रम। इसे हम कहते हैं हायर ब्रेन फंक्शंस, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं हायर ब्रेन सेंटर। यहाँ से अगर हमारे पास कोई सिग्नल जाता है वॉमिटिंग सेंटर की तरफ, तो वो भी हमारे पास कॉज कर सकता है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को। अब सेरिब्रम से किस किस्म के जो है स्टिमुलाई जनरेट होते हैं जो वॉमिटिंग सेंटर की तरफ जाते हैं और उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले है हमारे पास इमोशनल फैक्टर्स, किसी भी इमोशनल फैक्टर की वजह से भी वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो सकता है। सेकंड, सीवियर पेन, कोई भी सीवियर पेन हो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो सकता है। थर्ड इज रिपल्सिव स्मेल, मीन्स कोई बहुत ही बदबूदार चीज़ को सूंघने के बाद जो है हमारा जो वॉमिटिंग सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है। और लास्ट है हमारे पास रिपल्सिव साइट, अगर हम कोई खून देख लें या कोई ख़राब फूड देख लें या कोई भी ख़राब चीज़ देख लें जिससे हमारा दिल ख़राब होता है, तो अमूमन हमारा जो वॉमिटिंग सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब हमारे पास जो फोर्थ स्टिमुलाई था जो एक्टिवेट करता है वॉमिटिंग सेंटर को, वो है गैस्ट्रिक सेल्स। तो हमारे पास जो है एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स हैं जो हिस्टामीन भी रिलीज करते हैं, और अगर हमारी बॉडी के जो है
ठीक है, अगर हमारी बॉडी का इंटरेक्शन होता है स्टमक का किसी साइटोटॉक्सिक एजेंट से, तो यही एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स जो है रिलीज करते हैं सेरोटोनिन को। ये सेरोटोनिन रिलीज होने के बाद जो है वेगन नर्व पे प्रेजेंट 5-HT रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जहाँ से सिग्नल सेंड होते हैं वॉमिटिंग सेंटर को, और वॉमिटिंग रिफ्लेक्स जो है वो एक्टिवेट होगा। तो एक्टिवेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर हम एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स जो हैं वो हमारे पास रिलीज कर रहे हैं सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो है वो जाके बाइंड कर रहा है वेगन नर्व पे प्रेजेंट 5-HT3 रिसेप्टर्स पर। वेगन नर्व हमारे पास सिग्नल्स लेके जा रही है ब्रेन की तरफ और एक्टिवेट कर रही है वॉमिटिंग सेंटर को, और यहाँ से वॉमिटिंग सेंटर इनिशिएट करता है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ और लास्ट स्टिमुलाई जो वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है और वॉमिटिंग रिफ्लेक्स अकर होता है। अब वॉमिटिंग रिफ्लेक्स है क्या, मीन्स वॉमिटिंग रिफ्लेक्स की कंडीशन में या वॉमिटिंग की कंडीशन में बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स में जो चीज़ें अकर होती हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सेकंड, जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है। जाहिर है कि जो हमारे स्टमक और एसोफेगस के बीच में जो स्फिंक्टर है उसे रिलैक्स होना है, क्योंकि फूड ने जो है वो माउथ के जरिए से बाहर आना है। थर्ड, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब ये जो डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन से होता है क्या है कि इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो फूड है वो बाहर की तरफ मूव करेगी, मूव आउट करती है। फोर्थ जो है टैकीकार्डिया अकर होता है। जब भी वॉमिटिंग हो या इस तरह का कोई केस हो तो हमेशा जो है हार्ट बीट पेशेंट की इंक्रीज हो जाती है। लास्ट इज कि जो सलाइवेशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है और जो पेरिस्टाल्सिस है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और इसमें एक चीज ये है कि जो एपिग्लॉटिस है वो बंद हो जाती है। एपिग्लॉटिस बंद होने की वजह ये है कि हम हमारी जो फूड है वो माउथ के जरिए से बाहर आए, लेकिन हमारी जो सांस की नाली है उसके अंदर ना जाए, कि फूड का कोई भी पार्टिकल हमारे लंग्स के अंदर मूव ना कर सके। तो ये हमारे पास होता है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आपने इस लेक्चर से रिलेटेड MCQs सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे पिंटरेस्ट पेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।